हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधार डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई धारावाही चालक उसे अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर बल कितना काम करता है, IBL sin थीटा निकाला था, उसका प्रॉपर डेरिवेशन किया था, उसकी दिशा निकालना सीखा था और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि बल आखिर लगता क्यों है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता तो उसका पथ कैसा होता है। बल तो देख लिया, क्यों V sin थीटा निकल के आता है या क्यों V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से लिखा जाता है, लेकिन उसका पथ कैसा होगा, आज का डिस्कशन ये है। तो पहला हमारा हेडिंग है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर अगर कोई कण गतिमान होगा तो क्या होगा। बनाते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास दिशा दे रखी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऐसी, दूसरी इधर है मान लेते हैं, बनाते चले जाओ, ये दिशा हो गई। इसमें कोई कण गतिमान होता है, ये कोई कण है मान लेते हैं यहां, और इधर की तरफ गतिमान होता है। तो एक बात ये देखो, इसमें जो B वेक्टर दिया गया है वो भी राइट साइड में दिया गया है, और यहां पर कोई आवेशित कण है जिसका नाम हम दे रहे हैं क्यों। आवेशित कण यहां पर है एक जिसका नाम है क्यों, और इसका द्रव्यमान है M, V वेग से इधर चल रहा, इसी की दिशा में चल रहा है, ठीक है। एक तो केस ये हो गया। तो अगर इस केस में हम फार्मूला लगाएं तो फार्मूला क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, यहां लिखा जाता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर दो सदिश एक ही दिशा में होते तो उनका क्रॉस जीरो निकल के आता है, या ऐसे लिख दो क्यू VB sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड V। तो V वेक्टर से अगर इधर चलेगा और इन दोनों के बीच का कोण लिखेंगे तो कितना बनेगा, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, याद होगा 1 लिखा जाता है। तो इसके ऊपर कोई बल काम नहीं करेगा, तो कोई बल काम नहीं करेगा तो सीधे चला जाएगा जैसे जा रहा था, सेम वही होगा, कोई बल काम नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर ऐसा है, क्षेत्र जो बना है वो दूसरी दिशा में है, इस दिशा में क्षेत्र बना हुआ है, ये ऐसा, यहां पर ये ऐसा, ये क्षेत्र बना हुआ है अगर, और ये ऐसा क्षेत्र बना तो इसमें अगर कोई कण गतिमान हो रहा है, ऐसा है, ये कण इधर की तरफ गतिमान हो रहा है, इस बार इधर, मतलब क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो प्रति समांतर हुआ ना, समांतर तो वहां हो गया, प्रति समांतर यहां होगा। क्यों आवेश द्रव्यमान M, ये B वेक्टर राइट साइड में चल रहा है, ये V वेक्टर लेफ्ट साइड में। तो अगर ऐसा होगा तो इस केस में ये बताओ, एक सदिश उधर है, एक सदिश इधर है, दो सदिश हैं, दोनों सदिशों के बीच कोण कितना, उनके टेल टू टेल कनेक्ट है ना, तो टेल टू टेल कनेक्ट है तो डायरेक्ट कोण बताओ 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री होगा तो यहां से बल लिखो, बल को क्या लिखा जा सकता है, यहां से हम बल लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू VB साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो यहां पर बल कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो अगर आवेशित कण समांतर है या प्रति समांतर गतिमान होता तो उसके ऊपर बल 0 आएगा, और अगर बल 0 आएगा तो यहां पर लिखाओ उसका पथ कैसा होगा, कण सरल रेखीय पथ पर गतिमान होगा, क्योंकि बल ही नहीं लगेगा कोई, सरल रेखीय पथ पर गतिमान होगा, गतिमान होगा, याद रहेगा। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर समांतर या प्रति समांतर चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मतलब कोई आवेशित कण, तो उसके ऊपर जो बल लगता है शून्य लगता है, अर्थात कण अपने पथ से विचलित नहीं होगा, सीधे चलेगा। अगला पॉइंट है, जब कण लंबवत दिशा में गतिमान हो। बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, वो 0-0 वाला नहीं पूछेंगे, बोर्ड में कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये कैसे बनेगा वो समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है, कोई एक भाग है छोटा सा, ये कोई छोटा सा भाग है ऐसा, ये कोई छोटा सा भाग है जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र लिखा गया है वो अंदर की तरफ है, B वेक्टर है यहां पर, ये क्या है, ये है तल से अंदर की तरफ, तल से अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर है, मतलब आप लोगों से अंदर की तरफ जाता हुआ ये है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होगा तो इसको बनाना चाहे बना भी सकते हैं। कैसे बनेगा ये, तो ये ऐसा बनेगा, क्रॉस 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 क्रॉस,
ये क्रॉस बनेगा, ये क्रॉस बनेगा, ये क्रॉस बनेगा, ये क्रॉस बनेगा, ऐसा क्रॉस बनता चला जाएगा, होगा ऐसा, ये मान लेते हैं ऐसा क्रॉस बन गया। अब इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, तो आवेशित कण यहां कहीं पर है, इसको इधर मान लेते हैं, फेंक दिया हमने v वेग से, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से फेंक दिया, कण का आवेश क्यों, द्रव्यमान m जैसा पहले था। अब बल किधर की तरफ लगेगा, v क्रॉस b से निकालो, तो v इधर की तरफ, ऐसा करो, मोड़ो उंगलियां कहां, b की तरफ जाए, तो अंगूठा कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां बल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगला, जब ये कण यहां कहीं पर पहुंचेगा, मान लेते हैं इधर कहीं पर, जब ये इधर की तरफ गतिमान होगा, तो गतिमान होगा तो अब इसका कुछ पथ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंचा, तो वेग होगा इधर की तरफ, तो v हो गया ऊपर की तरफ, b करेंगे अंदर की तरफ, अंगूठा कहां जा रहा है, बाईं तरफ, तो इसके ऊपर बल कहां लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। फिर मान लेते हैं ये मुड़ा इस बल की वजह से यहां कहीं पर पहुंचा, तो वेग कहां आएगा, इधर की तरफ, तो v हो जाएगा इधर की तरफ, मोड़ेंगे अंगूठा अंदर की मतलब मोड़ेंगे उंगलियां अंदर की तरफ, तो अंगूठा जाएगा नीचे की तरफ, तो बल जो लगेगा वो नीचे की तरफ होगा। फिर आगे ये बढ़ेगा, यहां कहीं पर मान लेते पहुंच रहा है, तो इसका वेग नीचे की तरफ आएगा, तो देखो v नीचे की तरफ आएगा, क्रॉस करवाएंगे तो f बनेगा राइट साइड में, बल इधर लगेगा, और फाइनली देखो ये क्या कर रहा है, ये कैसा पथ है, तो ये पथ है सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ पर चलेगा। तो अगर 90 डिग्री पर प्रवेश करता, 90 डिग्री पर कैसे, क्षेत्र है अंदर की तरफ, ये चल रहा बोर्ड वाले तल में, तो बोर्ड तो क्षेत्र के लंबवत ही हुआ ना, तो उस केस में ये इस पथ पर चलेगा। अब इसका फिगर ठीक से बना लेते क्योंकि फार्मूले डिराइव करने हैं हमको। बनेगा कैसे फिगर वो तो बता दिया है, अगर समझना तो पीछे बैक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि मान लेते हैं इसका पथ कुछ इस तरह का बन रहा है, ये कण है, इसका पथ कुछ ऐसा बनेगा, इसका यहां कहीं पर इसकी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या लिखी जाएगी, ये त्रिज्या हो गई, 1 मिनट, ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, सीधे रखी है, इसकी r त्रिज्या है, ये स्मॉल r त्रिज्या है इसकी, और ये कण v वेग से चल रहा है लगातार, तो v वेग से चलेगा। अब इसका वेग कम या ज्यादा क्यों नहीं होगा वो देखते हैं, अभी हमारा कंसर्न वही है, उसी को पढ़ते हैं। यहां पर मान लेते हैं कण था पहले, तो इस पर हमने देखा वेग इधर की तरफ था, तो बल लग रहा था ऊपर की तरफ, वेग इधर की तरफ था, कलर बदल लो, ये वेग इधर की तरफ था, तो बल देखा कहां लग रहा, ऊपर की तरफ, यहां पर देखा कहां है, वेग ऊपर की तरफ है, तो बल कहां लग रहा था, अंदर की तरफ, यहां पर देखा तो ये इधर की तरफ था ऐसा, तो बल किधर की तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, ये ऐसा मान लो, ऐसा था, तो बल लग रहा था नीचे की तरफ। सेम यही, जब ये यहां पर था तो वेग था इधर, वेग था इधर, तो बल कहां लग रहा था, ये इधर की तरफ लग रहा था, तो बल की दिशाएं हो गई। फिगर फिर से देखो बना दिया है, ऐसा नहीं कि फिगर बनाया नहीं है, डायरेक्ट बताया गया है, फिगर बन रहा है। अब यहां से देखो ये 90 डिग्री पर हमेशा ही बल रहने वाला है, तो ये F इधर लग रहा था पहले, फिर F इधर लग रहा था, ये F इधर, ये F इधर, लगातार v वेग से चलेगा। आखिर ये v वेग से चलेगा क्यों, v वेग से चलेगा क्यों, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, W बराबर लिखा जाता है डेल्टा के, होता है ना, स्थितिज ऊर्जा से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं, जिस तल में उसी तल में है, तो W बराबर डेल्टा के लिखा जाता है। W क्या होगा, तो W होगा क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। बताओ क्षेत्र कितना कार्य करेगा, तो क्षेत्र कितना कार्य करेगा, देखो चल हम इधर की तरफ रहे, बल उधर की तरफ लग रहा है, इनके बीच का कोण कितना 90, चल हम इधर की तरफ रहे, बल इधर लग रहा 90 का कोण, यहां भी 90 का कोण, यहां भी 90 का कोण, तो अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 होता तो उस केस में किया गया कार्य तो शून्य निकल के आता है, और किया गया कार्य शून्य निकल के आएगा। इसका मतलब यह है कि डेल्टा के तो हो गया 0, और डेल्टा के का मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वो होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर 0। तो इसका क्या मतलब है, बाद में जो गतिज ऊर्जा है पहले गतिज ऊर्जा के बराबर लिखी जाएगी। और द्रव्यमान तो बदल नहीं रहा है,
तो पहले जो जितना वेग था उतना ही वेग लिखा जाएगा। तो इसका मतलब यहां लिखना चाहो तो लिख लो, v इनिशियल जो था वो v फाइनल के बराबर लिखा जाएगा, दोनों बराबर बराबर होंगे। तो कोई सवाल अगर करता है कि ये v वेग से ही क्यों चलता है, तो बता देना कि यहां पर जो चुंबकीय बल है वो कोई कार्य नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी उस ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, लगातार वो उसी ऊर्जा से चलता रहता है। ठीक है, ये r त्रिज्या पर चल रहा था, ऐसा था। यहां पर क्षेत्र जो बना हुआ था वो क्रॉस से दिखाया गया था, इसको हम यहां पर मार्क कर रहे हैं, तो इधर अलग कलर से मार्क कर देते। ये हमारे पास क्षेत्र है, ये हमारे पास क्षेत्र दिया गया था, क्रॉस अंदर की तरफ था क्षेत्र, तभी तो बल ऐसा लगेगा। क्रॉस दिया गया था इधर, ये है क्रॉस। ठीक है, ये नोट्स आपके पास रहेंगे तो चीजें दिखने में सोचने में बड़ी आसानी होगी। ठीक, ऐसा है। अब ये चलेगा तो आर निकालना है हमें। आर कैसा निकालेंगे, तो वृत्तीय गति पढ़ाई थी। वृत्तीय गति में क्या था, जब कोई कण वृत्तीय गति पर मतलब वृत्तीय कक्षा में गतिमान होना चाहता है तो उस केस में क्या होता है, अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है। तो यहां पर जो अपकेंद्र बल होगा, बाहर की तरफ जो लगेगा अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा mv² बटा r लिखा जाता था ना। अभिकेंद्र बल जो अंदर की तरफ लगेगा, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल जो कि अंदर की तरफ लगेगा, तो अंदर की तरफ कौन लग रहा है, Fm ही तो लग रहा है, चुंबकीय बल, वो लिखा जाएगा QVB साइन थीटा, थीटा में 90 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि V चल रहा बोर्ड में, V अंदर की तरफ 90 का कोण बनेगा। तो यहां से हमारे पास जो Fm निकल के आया वो निकल के आया QVB। और हम जानते हैं वृत्तीय गति के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, तो लिखना चाहो लिख लो, वृत्तीय गति के लिए, गति के लिए वृत्तीय गतियां भी दो तरह की पढ़ाई थी ना, पहले इनको बराबर कर लेते हैं तब बात करते हैं। mv² बटा r किसके बराबर लिखेंगे, QVB के बराबर। v से v को काट दो, यहां से r निकालो, क्या निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा mv बटा QB बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये है त्रिज्या का रिजल्ट कि त्रिज्या कितनी होगी वृत्ताकार पथ की, तो यहां से बता देना इतनी त्रिज्या होगी। ठीक है, ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। यहां पर एक बात जो बोल रहे थे कि वृत्तीय गति दो तरह की होती है, एक तो होती समान, एक समान, और दूसरी होती असमान। एक समान का मतलब वेग, जो मतलब v होता है चाल, नियत रहे, चाल तो नियत है ना, चाल नियत है, इसका मतलब यहां पर जो गति होगी वो कैसी होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी। अगर ऑप्शन आता है एक समान वृत्तीय गति होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी, तो कुछ ऐसा बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हमें ये देखना बल किधर लगेगा वो देख लिया, किधर चलेगा वो भी देख लिया, उसके जो फार्मूले लिखे थे वो निकाल लिए, तो आर का फार्मूला निकल आया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आर के और कौन कौन से फार्मूले लिखे जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास निकल के आया R = mv बटा QB होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था, ये तो हमारे पास फार्मूला निकल के ही आया है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संवेग लिखा जाता है, याद होगा, संवेग P बराबर वो क्या लिखते हैं, m × v लिखते हैं। तो ये देखो P ही तो लिखा गया है, तो यहां से R का फार्मूला बन जाएगा P बटा Q × में B बनेगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये संवेग के रूप में लिख देंगे। लेकिन संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जानते हैं, संवेग तथा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध याद होगा, K बराबर P²/2m लिखा करते थे। और यहां से अगर P की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या निकल के आएगी, 2m, यहां पर K लिखा जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हमारे पास P का फार्मूला निकल के आ गया, और P का फार्मूला आया तो इस P के फार्मूले को R में रख देते हैं, तब R = क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखा जाएगा 2m कैपिटल K, और यहां पर स्क्वायर रूट बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में बनेगा QB। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट मिल जाएगा त्रिज्या का, कि अगर गतिज ऊर्जा दे रखी हो तो त्रिज्या क्या लिखी जाएगी, 2mK/QB लिखी जाएगी। एक और भी तो फार्मूला होता है, तो क्या होता है, तो वो लिखा जाता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा अगर किसी कण को v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा लिखी जाती है Q × v।
अगर v विभवांतर से q आवेश को त्वरित किया जाए ऐसा लिखा जाएगा। तो यहां से बताओ क्या लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमारे पास लिखी जाती है p² बटा 2m इज इक्वल टू q इंटू में v बनेगा। v विभवांतर है, वेग नहीं है, तो p क्या बनेगा यहां से, ये बनेगा 2m q v बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो अगर ये बनेगा तो देखो ये हमारे पास जो बन रहा है ना, ये इस केस में p की वैल्यू इतनी बनी, तो p की वैल्यू अगर वहां रखेंगे तो r देखो फिर बदलेगा। ये r के फार्मूले इतने सारे लिखवा क्यों रहे हैं, हर बार क्वेश्चन बदल के आएगा। तो यहां पर जो r निकल के आएगा इस बार हमारे पास वो बन जाएगा p हो जाएगा 2m q, यहां पर विभवांतर v का स्क्वायर रूट बनेगा, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा qb। अगर यहां से चाहो तो q से q को कैंसिल करवा लो, तो r इज इक्वल टू बन जाएगा 1/b। यहां पर लिख सकते हैं 2m, यहां पर लिख पाएंगे v, डिवाइडेड बाय में q लिखा जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के लिखेंगे। तो हमारे पास r का एक और फार्मूला निकल के आ गया, ये है एक। ये फार्मूला अगर ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, दो फार्मूले ये हो गए, ठीक है। r का फार्मूला निकल के आया तो आवर्तकाल निकालो, चक्कर तो लगा रहा है ना। तो आवर्तकाल का फार्मूला क्या था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, क्या होता है, t इज इक्वल टू 2πr, चली गई दूरी बटा वेग v होता है, यहां पर मान रख दो। तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2π/v लिख दो, और r की वैल्यू जो निकल के आई रख दो, क्या आई है, mv बटा qb। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या मिल जाएंगे, यहां से लिखो t इज इक्वल टू मिल जाएगा 2πm/qb, ये मिलेगा। ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया किसका, आवर्तकाल का। ये आवर्तकाल हुआ। आवृत्ति भी तो निकालते हैं, आवृत्ति निकाल लो। आवृत्ति क्या लिखी जाएगी, तो आवृत्ति लिखेंगे यहां से f बराबर 1/t लिखी जाती, तो f बराबर क्या लिखेंगे, उल्टा कर दो इसी को, qb डिवाइडेड बाई में 2πm लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आवृत्ति मिल गई। इस तरह से आवृत्ति लिखी जा सकती है, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो वेग की दिशा के, तो उस केस में क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ पर चलेगा, मतलब वृत्ताकार कक्षा में गतिमान होगा। वृत्ताकार कक्षा में गतिमान होगा तो उसकी त्रिज्या पूछी जा सकती, त्रिज्या का फार्मूला याद रखो। त्रिज्या के और अलग अलग फार्मूले याद रखो। जब गतिज ऊर्जा दी जाए तब ये फार्मूला लगाएंगे, जब विभवांतर दिया जाएगा तो ये फार्मूला लगाया करेंगे। आवर्तकाल का सूत्र ये निकल के आया है, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती तो ये सूत्र निकल के आया। तो ये फार्मूले हो गए। अब इसको डिस्कस करते हैं एक नए केस के साथ कि 90 ना हो, 0 ना हो, 180 डिग्री ना हो, अगर इसके अलावा किसी कोण पर फेंका जाता है तो उस केस में ये किस पथ पर चलेगा, उसका पथ कैसा होने वाला है। तो इसके लिए एक हम फिगर बनाते हैं। फिगर देखो कैसा है, ये हमारे पास वाई अक्ष सपोज दिया गया है, यहां पर दिया गया है ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष दिया गया है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गए, ठीक है। दूसरा एक अक्ष इधर दिया गया है, इधर की साइड एक अक्ष दिया गया है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तीनों अलग अलग अक्ष दिए गए हैं, मार्क कर लेते हैं इनको। यहां पर ये एक्स अक्ष मान लेते हैं, इस एक्स अक्ष की दिशा में बी वेक्टर लगाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस तरफ हमारे पास वाई अक्ष दिया गया है, और ये हमारे पास क्या है, जेड अक्ष है। ये किस दिशा में है, तो ये आई कैप की दिशा में है, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में है। ये जे है और ये के है। एक कण है जो इससे थीटा कोण पर इधर फेंका जाता है, इधर थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, ऐसा कुछ, ये ऐसा कोण थीटा है। थीटा कोण ये कहां से बन रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये कोण बना रहा थीटा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना करके वी वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा किसी कण को, तो इस कण के जो वेग है, इस वेग के दो घटक निकल के आएंगे अलग अलग, और वो अलग अलग घटक क्या होंगे, यहां से देखो वो अलग अलग घटक क्या लिखे जा सकते हैं। एक घटक तो इधर आएगा, दिख रहा होगा, एक घटक तो इधर चला आएगा, ठीक है। या ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बना लो, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं ताकि दिखे। एक घटक तो इधर आएगा, दूसरा घटक कहां आएगा, इधर आएगा, क्योंकि दो घटक दोनों लंबवत होने चाहिए ना, तो हमने विभाजन इसी तरह से किया है कि दोनों लंबवत रहें। तो इसका एक घटक जो इधर आ रहा है, देखो ये इधर वाला,
ये क्या होगा थीटा, तो ये कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा वी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा वी कॉस थीटा। इसे कहा जाता है वी समांतर वाला घटक। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। इसे कहा जाता है, यहां पर इसे हटा देते थोड़ी देर के लिए, इधर ये जो लिखा जाता है इसे कहते हैं वी लंबवत, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और ये होगा वी साइन थीटा बनेगा। सही है, यहां पर ये लिखा गया था वी। समझ में आ रहा होगा कि एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इधर वाई और इधर जेड है, इसे थीटा कोण पर एक कण को फेंक दिया गया। अब ये कण किधर चलेगा वो अंदाजा लगाना है। एक वेग है जो इसकी दिशा में है, तो इसकी दिशा में होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस वाले वेग के ऊपर तो ये बल लगाएगा नहीं, क्योंकि उसके अनुदिश चलेगा। तो अगर ये बल नहीं लगाएगा तो इस दिशा में लगातार ये नियत बना रहेगा, ये नियत बना रहेगा। ये वाला जो वेग होगा इसके ऊपर ये बल लगाएगा, और ये दोनों लंबवत, तो लंबवत जो बल लगाएगा वो किस दिशा में चलाना चाहेगा, वो वृत्ताकार कक्षा में चलाना चाहेगा, जैसा यहां देख लिया। तो अगर ये वृत्ताकार कक्षा में चलाएगा, कौन सा, यहां पर लिखते जा रहे हैं, ये किस दिशा में चलाएगा, तो इसकी वजह से वृत्तीय गति होगी, वृत्तीय गति होगी इसकी वजह से। और इस वाले की वजह से क्या होगा, इस वाले की वजह से सरल रेखीय गति होगी, सरल रेखीय गति होगी, सरल रेखीय गति होगी। तो यहां से देखो, एक सरल रेखीय गति करने को बोल रहा है, एक कह रहा है वृत्तीय गति करो, एक कह रहा है वृत्तीय गति करो, वृत्तीय गति करो। तो जब वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे तो स्प्रिंग में जैसे फेरे बनते हैं वैसा होगा। स्प्रिंग गोल गोल भी घूमती, मतलब वृत्ताकार भी घूमती है, और उसके फेरे आगे भी बढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल सेम वही होगा। तो ये कहेगा आगे चलो, ये कहेगा नहीं घूमो, तो घूमते हुए ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसके साथ कुछ ऐसा होगा, देखो यहां से ये चलेगा, यहां पर ऐसा, ये यहां से चलेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये ऐसा, ये डॉटेड क्यों कर दिया, क्योंकि पीछे होगा, ये दिखाई हमें नहीं देगा। फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्ताकार कक्षा में जो चला रहा वी साइन थीटा है, और जो इसे आगे बढ़ा रहा वी कॉस थीटा है। दोनों जब बनेंगे तो इस तरह से बनेगा, और ये फिर से वी वेग से चला जाएगा, क्योंकि वे बदलता नहीं, वेग क्यों नहीं बदलता, ये बात हम लोगों ने यहां देखा था। ये पूरा सब यहां देखो लिखा गया लाइन से, इसे याद रखना, क्यों नहीं बदलता है, वी रहता है। तो यहां पर ये हमें समझ में आया कि ये किस पथ पर चलेगा, तो इस पथ को कहा जाता है कुंडलिनीकार पथ, कुंडलिनीकार पथ, या इसे कहा जाता है हिंदी में सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार पथ। इंग्लिश में कहते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, हेलिक्स बनेंगे यहां, हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल पाथ मतलब कोई चीज वृत्ताकार भाग में भी चल रही है और वो आगे की तरफ भी बढ़ रही है, जैसे स्प्रिंग के फेरे होते हैं। यहां पर कुछ अलग अलग टर्म होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। टर्म क्या है पहला, तो पहला टर्म यह है कि अगर हम इन दोनों वृत्ताकार भाग के बीच का गैप लिखते हैं, ये वाला जो गैप होता है, इस गैप को नाम दिया जाता है पिच। कुंडलिनीकार पथ की पिच कहलाती है ये पिच। ये पिच किसकी वजह से तय की जाएगी, बिल्कुल वी पैरेलल वाले की वजह से तय की जाएगी, वी कॉस थीटा तय करेगा। और ये वृत्ताकार भाग में चल रहा ना, तो वृत्ताकार भाग में चलने की वजह से कुछ त्रिज्या भी तो होगी इसकी। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो त्रिज्या कौन बनाएगा, वी साइन थीटा बनाएगा। पिच बनाएगा वो वी कॉस थीटा बनाएगा। पिच को हम पी से लिखते हैं, इसे कैपिटल पी से लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये बताओ, वृत्तीय भाग की त्रिज्या, वृत्तीय भाग की त्रिज्या, वृत्तीय भाग की त्रिज्या लिखेंगे तो त्रिज्या का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, स्मॉल आर बराबर लिखा जाता है एम वी बटा क्यू बी लिखा जाता है। वी कौन सा होता है, जो उसे वृत्ताकार भाग में चलाएगा। कौन चलाएगा, ये चलाएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे वी लंबवत। तो यहां से आर क्या निकल के आएगा, देखो आर बराबर बन जाएगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, क्यू बी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट्स बनेंगे, आई थिंक समझ में आया होगा ये रिजल्ट्स कैसे बनेंगे। तो ये याद रखना है, ये याद होना चाहिए कि रिजल्ट कैसे निकल के आया है। वी लंबवत, लंबवत हमें पता है कितना है, तो उसको हम रख देंगे यहां से और ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा हो गया।
आर का ये फार्मूला आया। तो वृत्ताकार भाग की जो त्रिज्या होगी v sin थीटा बटा क्यूबी होगी। थीटा होता है v और b के बीच का कोण, पहले से हमें पता है। पिच निकालो, यहां पर लिख देते हैं पथ की पिच। पथ की पिच, तो पथ की पिच अगर लिखेंगे तो वो तो कैपिटल P लिखी जाती है, और ये बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला नियत वेग है। नियत वेग चाल बराबर दूरी बटे समय लगाओ, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। समय कौन सा होगा, आवर्तकाल वाला समय होगा। आवर्तकाल वाला समय होगा। आवर्तकाल तो पता है, आवर्तकाल का फार्मूला क्या था, T इज इक्वल टू 2πm/qb। नहीं याद तो पीछे जाकर के यहां से देख लो, ये देखो लिखा गया है, ये है, यहां से ये लिखा गया 2πm/qb, तो वही रख दो यहां पर, 2πm/qb है तो 2πm/qb हो गया। ये हमारे पास किसका सूत्र होता है, आवर्तकाल का सूत्र होता है। ये आवर्तकाल का सूत्र होता है। तो अगर आवर्तकाल का फार्मूला यहां रख दिया जाए तो देखो पिच कितनी निकल के आएगी, v समांतर कौन है, v cos थीटा, इंटू में t निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से पथ की जो पिच निकल के आएगी उसे लिखेंगे v cos थीटा, v cos थीटा इंटू में t की वैल्यू 2πm/qb लिखी जाएगी। ये हो जाएगी उस वृत्ताकार भाग पर जब ये चल रहा होगा तो पथ की पिच जो निकल के आएगी वो इतनी लिखी जा सकती है। याद होना चाहिए, ये सारे फार्मूले जो निकल के आ रहे हैं वो सब के सब फार्मूले याद होने चाहिए। ये हो गई पथ की पिच। तो अगर कोई कण वृत्ताकार भाग में चल रहा है लंबवत तब तो ठीक है। अगर थीटा कोण पर चल रहा है, थीटा की वैल्यू 0, 90 या 180 नहीं है, तो उस केस में कुंडलिनीकार पथ पर चलता है, और कुंडलिनीकार पथ की जो पिच लिखी जाती है वो लिखी जाती है v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड t। t बदला क्यों नहीं, क्योंकि t में वेग था ही नहीं। तो अगर वेग नहीं होगा तो उस केस में ये नियत रहने वाला है। ये q और b पर निर्भर करेगा, m पर निर्भर करेगा, बाकी v पर निर्भर नहीं कर रहा है। इससे एक और रिजल्ट निकल के आता है, यहां पर देखो, वापस आते हैं, ये t लिखा गया। अगर ओमेगा की वैल्यू लिखें, क्या निकल के आएगी, ओमेगा याद होगा कोणीय वेग होता है, ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जाता है 2π/t लिखते हैं ना। तो यहां से ओमेगा क्या निकल के आएगा, देखो 2π/t, तो ये बनेगा qb/m बन जाएगा, बनेगा। और ये qb/m बनेगा तो यहां से भी देखो, इसमें भी कोई वेग नहीं है। जब भी कभी हम बात कर रहे हैं इन सब फार्मूलों में वेग नहीं है, इसका मतलब ये वेग पर निर्भर नहीं करते। अगर कण को फेंका जाएगा, उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, तो उस केस में क्या होगा, त्रिज्याएं अलग अलग तय करेंगे, लेकिन उनका आवर्तकाल समान रहेगा। समान समय में वो एक चक्कर लगाया करेंगे। सही है, तो ये पॉइंट्स थे जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अगर होता है क्षेत्र गति की दिशा के, यहां कुछ कोण बना हो रहा होता है, तो उस केस में t और यहां पर पिच और r कैसे लिखा जाता है समझ में आया होगा। और यहां पर देख लिया कि लंबवत जब होता है तब क्या होता है। ये जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं या तो याद रख लो, या तो जैसे निकाला है वो सारे स्टेप्स याद रखो कि कैसे निकाल सकते हैं। पेपर में जैसा क्वेश्चन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहां पर देख लिया वो कैसे चलेगा वृत्ताकार पथ पर। यहां देख लिया जब समांतर होता है तब कैसा होता है, और प्रति समांतर होता है तो उसके ऊपर बल कैसे काम करता है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है। अगली क्लास में देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र अगर लगा होता है, उसमें कोई आवेशित कण गतिमान होता है तो उसके ऊपर कितना बल लगता है। बल तो जानते क्यों ही लगता है, लेकिन वो किस पथ पर चलेगा उसकी हम ट्रेजेक्ट्री, उसका हम देखेंगे कि पथ कैसा निकल के आता है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।